एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एडवांस रफ्तार पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। वर्ल्ड पॉपुलेशन को जानने से पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन क्या होती है? तो पॉपुलेशन होती है द नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट लाइव इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। अर्थात कि पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनकी हम बात करें तो टॉपिक है विश्व की जनसंख्या, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व यानी डेंसिटी, वृद्धि यानी ग्रोथ। सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की यानी परिचय, फिर हम बात करेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण के पैटर्न क्या हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फिर बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, फिर हम बात करेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसांख्यिकीय संक्रमण और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए अब हम 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है विश्व मानव भूगोल में परिचय की बात करें। मानव भूगोल में परिचय, तो किसी भी देश के लोग उस देश की वास्तविक संपत्ति होते हैं। इसी के बारे में बात करी गई है कि लोग वास्तविक संपत्ति के रूप में, कि लोग वास्तविक संपत्ति के रूप में, किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो उसकी वास्तविक संपत्ति होती है। तो किसी देश के लोग उसकी वास्तविक संपत्ति होते हैं जो क्या काम करते हैं, नीतियों को आकार देते हैं और संसाधनों का उपयोग करते हैं। नीतियों को आकार यानी गवर्नमेंट जो हमारी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बना रही है उनको एक मूर्त आकार देते हैं किसी भी देश के लोग, और उस देश के जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो वास्तव में किसी देश की संपत्ति उसके लोग ही होते हैं जिनके लिए हम नीतियों को आकार देते हैं और वही लोग उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। अंततः कोई भी देश अपने लोगों से जाना जाता है। किसी भी देश की हम बात करें तो वो उन लोगों के नाम से ही जाना जाता है, अपने देश के लोगों से जाना जाता है। जैसे एक हल्का सा एग्जांपल लें, यूरोपियन कंट्रियों में जो कोई इंडियन जाता है, कोई भारतीय जाता है, तो वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा पूछ होती है। वहाँ उसको आसानी से जॉब मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाती है। जब भी और हम बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो उन लोगों को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। वहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तो खुद को इंडियन बताते हैं ताकि उनको भी आसानी से रहने के लिए जगह मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो इस तरह से किसी भी देश के लोग जो होते हैं उन लोगों से ही किसी देश की असली पहचान होती है। किसी देश की जनसांख्यिकीय, लिंग अनुपात, जन्म और मृत्यु दर, साक्षरता, व्यवसाय और शहरी या ग्रामीण वितरण को समझना महत्वपूर्ण है। अर्थात जब हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, किसी भी देश की जो जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या में हम कौन कौन सी चीज़ें लेंगे। किसी भी देश की जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में क्या लिया जाता है, सबसे पहले लिंग, यानी मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनका जो अनुपात है वो लिया जाता है। मेल फीमेल रेशो लिया जाता है, लिंग अनुपात लिया जाता है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने लोगों ने जन्म लिया है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, तो जन्म दर और मृत्यु दर लिया जाता है। उस कुल जनसंख्या में से कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वो क्या व्यवसाय करते हैं, उनका क्या काम है, कितनी जनसंख्या शहरी है, कितनी जनसंख्या ग्रामीण है, इसके वितरण को समझना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 21वीं सदी के अंत तक हमारी जो जनसंख्या है लगभग 6 अरब से ज़्यादा हो गई है, ऐसा अनुमान है। एशिया के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी का अवलोकन वैश्विक जनसंख्या पैटर्न को दर्शाता है। जॉर्ज बी क्रेसी का जो अवलोकन है वो वैश्विक जनसंख्या पैटर्न को दर्शाता है एशिया के बारे में।
एशिया में विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं और कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। अर्थात एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी भी एशिया में ही है, और कहीं एशिया में बहुत ज़्यादा विरल आबादी वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों की हम बात करेंगे, नियर इक्वेटर के आसपास वाले विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर विरल आबादी हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या वितरण के पैटर्न की बात की जा रही है। तो जनसंख्या का वितरण किस तरह से है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या वितरण के नाम से जानी जाती है। तो जनसंख्या वितरण का जो शब्द का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो है कि पृथ्वी की सतह पर लोगों की दूरी के तरीके से है। सपोज करो ये कोई एक जगह है, चलो यहाँ पर तो सही से बना नहीं है, चलो हम यहाँ पर बात करते हैं। ये कोई जगह है, इस पर यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और ये भी एक जगह है, यहाँ पर बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है कि पृथ्वी की सतह पर लोगों की दूरी के तरीके से है, कि जो लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं उनका दूरी का जो पैटर्न है वो क्या है, वो ही कहलाता है हमारा जनसंख्या वितरण। फिर एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या है वो केवल 10% भूमि पर ही रह रही है। अर्थात जो कुल जनसंख्या है उसका 90% जो जनसंख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 10% जमीन पर ही रह रही है। सबसे ज़्यादा जो आबादी वाले 10 देशों में से दुनिया की लगभग 60% आबादी रहती है। अर्थात अब हमारे देशों को मानकर चलें, लगभग 190 देश हैं। हमारे विश्व में कितने देश हैं? 190। इस 190 देशों में से जो 60% आबादी है, कितनी? 60%। तो लगभग 6 अरब हम 60% निकालें तो 3 अरब 3.6 अरब पॉपुलेशन हो जाती है। देखो कैलकुलेट करके बताते हैं। देखो हम मान के चलते हैं कि हमारी आबादी है 6 अरब, इसकी हम निकालते हैं 60%, जीरो से जीरो कट जाती है, आता है 3.6 अरब जो जनसंख्या है वो कहाँ पर रह रही है भाई? सिर्फ 10 देशों में। कहाँ पर रह रही है? सिर्फ 10 देशों में। देश कितने हैं हमारे? हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेट 190 कंट्री है। अब 190 कंट्री में से जो 10 कंट्री हैं उनमें कितनी जनसंख्या है भाई? 3.6 अरब। इतनी जनसंख्या रह रही है 10 देशों में। बाकी देश बचते हैं हमारे 180। 180 देशों में कितनी जनसंख्या रह रही है? तो 6 अरब में से अगर हम 3.6 अरब को घटा देते हैं तो लगभग 2.4 अरब, लगभग 2.4 अरब जनसंख्या 180 देशों में रहती है। और 3.6 अरब जनसंख्या कहाँ पर रह रही है भाई? 10 देशों में रहती है। इन 10 आबादी वाले देशों में से 6 तो एशिया के अंदर है। 6 तो कहाँ पर है भाई? एशिया के अंदर स्थित है। यहाँ पर देखो जनसंख्या वितरण का पैटर्न कुछ दिखाया गया है मैप में। यहाँ पर क्या है? 801 से प्लस ये वाला स्पेस है जो डार्क ब्लू है, फिर 401 से 800 पिंक है, 201 से 400 लाइट पिंक है, और ग्रीन वाले एरिया यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, लाइट ग्रीन है और पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन के जनसंख्या के पैटर्न को दिखा रहा है। तो देखो ब्लू वाले एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, ये वाला जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, ये वाला एरिया है। ये हमारा चाइना का जो भाग है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये वाला एरिया यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो हम बात करें कि जो हमारी 10 कंट्री हैं जिनमें विश्व की लगभग 90% जनसंख्या रहती है, इसमें से 6 कंट्री एशिया के अंदर हैं। कहाँ पर है भाई? 6 कंट्री एशिया के अंदर हैं। अब उनमें कौन कौन सी है वो कंट्री? तो हम बात करें, नंबर 1 चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस तो ये चीन चाइना वाला ये वाला भाग आ गया। ये देखो जापान के अंदर भी है, जापान भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कितनी लगभग जो
6 कंट्री हैं 10 में से, वो कहाँ पर हैं? एशिया में। विश्व की 90% जनसंख्या की हम बात करें, वो रहती है सिर्फ 10 देशों में। कितने देशों में रहती है? 10 देशों में। कितनी रहती है? 90% पॉपुलेशन रहती है। इन 10 देशों में से 6 देश कहाँ पर हैं भाई? एशिया के अंतर्गत। कहाँ पर हैं भाई? एशिया के अंतर्गत। क्लियर? बात समझ में आनी चाहिए। तो ये था हमारा जनसंख्या का पैटर्न, कि कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। और उसको आप आसानी से 70 से समझ ही सकते हैं कि हम लगभग 190 देश मान के चलते हैं कि 190 देश हैं। 190 देशों में से 10 देश ऐसे हैं जो विश्व की लगभग कितनी 60% पॉपुलेशन को रहते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, अर्थात 180 देश ऐसे हैं जहाँ पर विश्व की 40% जनसंख्या निवास करती है। मैप से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। जो बिल्कुल डार्क ब्लू वाला पोर्शन है वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, फिर ये लाइट पिंक पर और उससे कम है। तो रेड, पिंक और ब्लू और ये रेड वाला एरिया, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या का वितरण है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्लियर? यानी कम जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं। अगला हम बात करें जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व से मतलब होता है कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि उस भूमि क्षेत्र में लोगों के अनुपात से है जहां पर वो रहते हैं। आमतौर पर हम इसको कितने में देखा जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में व्यक्तियों को मापा जाता है, वो उसकी जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यह भूमि के किसी विशेष क्षेत्र पर मानव उपस्थिति की तीव्रता, इंटेंसिटी को दर्शाता है। नहीं समझ आया तो अब देखते हैं। सब कुछ करो, ये एक एरिया है, ये 10 लेंथ है, 10 ये है, अर्थात 10 बाई 10 का एक एरिया है। इसकी दूरी है, सब कुछ करो 10 किलोमीटर, इसकी भी दूरी है 10 किलोमीटर। तो हम मान के चलते हैं कि 10 किलोमीटर लेंथ और 10 किलोमीटर विड्थ का एक एरिया है, यानी 10 बाई 10 का एरिया है, जिसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, जिसके अंदर कितने लोग रहते हैं, वो इस एरिया की क्या कहलाएगी? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। क्लियर? जैसे ये बताया कि इसको हम किस में लेते हैं? वर्ग किलोमीटर में। तो देखो 10 इंटू 10 बराबर हो जाता है 100 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाता है? 100 वर्ग किलोमीटर। ये 10 बाई 10 का एक एरिया है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 इसकी ब्रेड्थ, 10 बाई 10 का एक एरिया है। तो 10 इंटू 10 करते हैं तो आता है हमारा 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग रहते हैं वो उस जगह की जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। क्लियर? देखो मैप में उन क्षेत्रों को दिखाया गया है जहाँ हाई डेंसिटी है, जहाँ लो डेंसिटी है। क्लियर? चलें आगे। अब देखो जनसंख्या घनत्व की हम कैलकुलेशन करके बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व को कैसे निकाला जाता है। सब कुछ करो, ये हमारा एक एरिया है जो 10 बाई 10 का है, 10 किलोमीटर का ये है इधर का एरिया, 10 किलोमीटर का इधर का एरिया, तो ये 10 बाई 10 का हो गया। अभी हमने निकाला था 10 इंटू 10 करते हैं तो कितना आता है? 100 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या है, सब कुछ करो 1.5 लाख, 1,50,000। अब 10 बाई 10 के जो एरिया है इसमें कितने लोग रह रहे हैं? 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। तो इस एरिया का जनसंख्या घनत्व क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? ये हमें निकालनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि जो कुल जनसंख्या, चलो इसको वापस से लिखते हैं एक बार। जनसंख्या, अच्छा ये दिखा रखा है, जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जो जनसंख्या है, वो जो भी एरिया है उसकी कुल जनसंख्या बटे उस एरिया का क्षेत्रफल, बटे उस एरिया का क्षेत्रफल। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि ये 10 बाई 10 का एरिया है जो लगभग कितना निकलता है हमारा? 100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर।
इसके अंदर रहने वाले लोग हैं 1.5 लाख। इसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं भाई? 1.5 लाख। तो हमें क्या निकालना है? जनसंख्या घनत्व। क्या निकालना है हमें? जनसंख्या घनत्व। तो कुल जनसंख्या कितनी है? 1.5 लाख। एरिया कितना है, यानी क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर। तो 1.5 लाख में हमने क्या किया है? 100 वर्ग किलोमीटर का भाग दे दिया, यानी 1.5 लाख को 100 से डिवाइड किया तो कितने आ गए? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया, प्रति वर्ग किलोमीटर में आए। यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 1500। कितने लोग रह रहे हैं? 1500। इसका मतलब कि जो क्षेत्र है उसमें हम प्रति वर्ग किलोमीटर की भूमि पर 1500 लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्षेत्रफल x में प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं? 1500। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये हमारा एक एरिया है, ये 20 किलोमीटर का एरिया इधर है, लंबाई है 20 किलोमीटर ही इसकी चौड़ाई है, हाइट और विड्थ कितनी है? 20 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 × 20 इक्वल टू 400 किलोमीटर स्क्वायर, 400 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये जो जगह है यहाँ पर जो रहने वाले लोगों की संख्या है वो 4 लाख है। कितनी है? कितने लोग रह रहे हैं? 4 लाख। कितने लोग रह रहे हैं? 4 लाख। अर्थात 20 बाई 20 का एक एरिया है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं? 4 लाख लोग रह रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है अब? जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व निकालना है। जनसंख्या घनत्व कितना होगा भाई? हमें पता है जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? 4 लाख। 1 2 3 4 5। एरिया कितना है? 400 वर्ग किलोमीटर एरिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। अब 4 से ये 4000 कितनी बार कटेगा भाई? 1000 बार। कितनी बार कटेगा? 1000 बार। तो इस एरिया की जनसंख्या कितनी आ गई है? 1000। अर्थात 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 1000 लोग रह रहे हैं। इस तरह से हम किसी भी एरिया के जनसंख्या घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व समझ आ गया होगा। अगर हमें किसी एरिया का पता है, उसका एरिया पता है, क्षेत्रफल पता है, जनसंख्या घनत्व पता है, तो हम जनसंख्या निकाल सकते हैं। जनसंख्या बराबर होता है जनसंख्या घनत्व इनटू क्षेत्रफल। इसको एक बार फिर समझ लो फॉर्मूले से। देखो, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, बटे क्षेत्रफल। अब इनमें से हमें कोई भी 2 चीज़ ज्ञात हैं तो हम तीसरी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो जनसंख्या निकालनी है, तो जनसंख्या निकालनी है तो जनसंख्या घनत्व को हम क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ की जनसंख्या आ जाएगी। तो जनसंख्या बराबर क्या हो गया? जनसंख्या घनत्व इंटू क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व इंटू क्षेत्रफल। इसको देखो सॉल्व करके देख लेते हैं यहीं से कि जनसंख्या घनत्व 1500 व्यक्ति पर किलोमीटर, एरिया है 100, तो उसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 1500। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1500। क्षेत्रफल कितना है? 100। तो कुल पॉपुलेशन कितनी होगी? 1.5 लाख। ये हमने अभी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व निकाला था, वहाँ की जनसंख्या निकाल दी। तो इस तरह से अगर इस जनसंख्या घनत्व के फॉर्मूले में हमें कोई 2 चीज़ पता है, चाहे जनसंख्या पता है या क्षेत्रफल पता है, तो जनसंख्या घनत्व निकाल देंगे। क्षेत्रफल पता है, जनसंख्या घनत्व पता है, तो जनसंख्या निकाल देंगे। जनसंख्या पता है, जनसंख्या घनत्व पता है, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। कोई भी 2 चीज़ ज्ञात होंगी तो हम तीसरी चीज़ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेशन करने का तरीका। अब जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ऐसा क्यों है भाई? कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसका कुछ रीजन तो होगा। क्यों? ये ऐसे ही है जिसको जहाँ मन किया वो वहाँ रहने लग गए? नहीं, कुछ कारक होते हैं, तो उन्हीं कारकों की हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है भौगोलिक कारक। कौन सा कारक है? भौगोलिक, जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर भी फिर 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले है पानी की उपलब्धता। देखो, जहाँ पर पानी आसानी से मिलेगा, पानी की उपलब्धता ज़्यादा होगी, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। क्यों होगी? कि वहाँ पर लोगों को जो रोजाना के अपने क्रियाकलाप करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है वो पानी मिल जाएगा। इसके अलावा कृषि के लिए भी वहाँ पानी आसानी से मिल जाता है। तो आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं और कृषि उद्देश्य के कारण सुलभ ताजे पानी के स्रोतों वाले क्षेत्रों को बस्तियों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात जहाँ पर पानी की उपलब्धता अच्छी है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो गई। यही कारण है कि नदी घाटियाँ अपने जल संसाधनों के कारण घनी आबादी वाले क्षेत्र में पाए
जाते हैं। अर्थात जहाँ पर नदी घाटियाँ सभ्यताएं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता है। अब पानी की क्या आवश्यकता होती है, तो हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पानी बहुत जरूरी है, कृषि के उद्देश्यों के लिए भी पानी बहुत जरूरी है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देख सकते हो, गंगा किनारे या गंगा के जो मैदान है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, सिंधु नदी के आसपास जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी, वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। दूसरा है भू आकृतियाँ, अर्थात लोग कहाँ पर रहना पसंद करेंगे। सपोज करो ये पहाड़ है, ये पठार है, एक समतल मैदान है, तो इनमें से आप कहाँ पर रहना पसंद करोगे? ऑब्वियसली समतल मैदान पर। तो जब भू आकृतियाँ जहाँ पर समतल मैदान होता है, समतल क्षेत्र होता है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। जैसे समतल ढलान या समतल मैदान और हल्के ढलानों कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुकूल हैं। परिवहन चुनौतियों के कारण पर्वतीय और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम आबादी को मिलती है। अर्थात जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, उबड़ खाबड़ जगह पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो हमने बात की थी भौगोलिक कारकों के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला भौगोलिक कारक था। भौगोलिक कारकों को 4 भागों में बांटा है, उनमें पहला है पानी की उपलब्धता, दूसरी थी भू आकृतियाँ। आगे हम 4 बात करें तो भौगोलिक कारकों में तीसरा आता है जलवायु, क्लाइमेट। अर्थात हम ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ जलवायु कैसी हो, बिल्कुल प्लीजेंट हो, सुखद हो, हमारे अनुसार ना ज़्यादा गर्मी पड़ती हो ना ज़्यादा ठंड पड़ती हो। तो कम मौसमी बदलाव के साथ मध्यम जलवायु अधिक निवासियों को आकर्षित करती है, जबकि चरम जलवायु जैसे रेगिस्तान या भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कम आबादी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ राजस्थान का रेगिस्तान है जिसको मरुस्थल कहते हैं, थार का रेगिस्तान, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दिन का जो तापमान है वो तो 50 डिग्री तक चला जाता है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रात को वही तापमान माइनस में आ जाता है, -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। अर्थात दिन भर तो हम गर्मी में मरते हैं और रात को हम ठंड में मरते हैं। तो ऐसी जगह पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। ऐसी जगह जहाँ हमेशा ठंडी पड़ती है, जैसे पोलर एरियाज होते हैं, वहाँ पर भी लोग रहना कम पसंद करते हैं। तो लोग वहाँ पर रहते हैं जहाँ जलवायु कैसी होती है, बिल्कुल प्लीजेंट होती है, सुखद जलवायु होती है, ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ना बहुत बारिश होती है ना कम बारिश होती है, ऐसी जगह। तो हमने 3 कारक पढ़े भौगोलिक कारकों में। पहला देखा था जल की उपलब्धता, दूसरा देखा था भू आकृतियाँ, तीसरा देख लिया जलवायु, और चौथा है मिट्टी। अर्थात जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा रहेगी जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी उपजाऊ होगी वो कृषि का समर्थन करती है, और वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व वो ज़्यादा होगा। भारत में खराब मिट्टी वाले क्षेत्रों में जैसे राजस्थान, जहाँ पर वो रेगिस्तान होता है, झारखंड के कुछ क्षेत्र शामिल हैं जहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है। भाई राजस्थान का तुम्हें पता लग गया कि राजस्थान में तो रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश नहीं होती, बालू रहता है, इसके कारण वहाँ पर जनसंख्या कम मिलती है। झारखंड में जो मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है, वहाँ पर भी जो मिट्टी है वो कृषि के अनुकूल नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है। तो ये हमने 4 भौगोलिक कारक पढ़े। मतलब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने, पहला कारक था भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में हमने पहला पढ़ा था पानी की उपलब्धता, दूसरा पढ़ा भू आकृतियाँ, तीसरा पढ़ लिया जलवायु, और चौथा मिट्टी। अब ये भौगोलिक कारक यहाँ पर पूरे होते हैं, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है आर्थिक कारक। कौन सा? आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में खनिज, शहरीकरण, औद्योगिकरण यानी मिनरल्स, और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। खनिजों की बात करें तो खनिज भंडार से समृद्ध क्षेत्र उद्योग और श्रमिकों को आकर्षित करते हैं, जिससे घनी आबादी वाला वो क्षेत्र हो जाता है। उदाहरण हो गए इसके अफ्रीका में कटंगा, जाम्बिया जहाँ पर तांबे की बेल्टें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। जनसंख्या वितरण वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला एरिया है, क्योंकि वहाँ पर उनको आसानी से लोगों के लिए रोज़गार मिल जाता है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो जहाँ भी खनिजों के भंडार होंगे वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर? दूसरा है शहरीकरण। शहर जो होते हैं वो बेहतर अवसर, सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर प्रवासन करते हैं, जिससे दुनिया भर में बड़ी शहर आबादी देखने को मिलती है। देखो गांवों में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका अभाव होता है, जबकि शहरों में वो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल जाती हैं। देखो रोज़गार मिल जाता है, एजुकेशन मिल जाती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा रूरल एरिया होते हैं, ग्रामीण जो एरिया होते हैं, वहाँ पर ये नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं, जबकि शहरों में ज़्यादा होती हैं। इसके कारण शहरों की जनसंख्या गाँवों की जनसंख्या से कम होती है। तीसरा है औद्योगिकरण। जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिक बेल्ट रोजगार के अवसर प्रदान करती है, श्रमिकों और सेवा प्रदाताओं को ये आकर्षित करती है। उदाहरण हो गया जापान का जो कोबो ओसाका क्षेत्र है, वहाँ औद्योगिक उपस्थिति के कारण घनी आबादी पाई जाती है। अर्थात ऐसी जगह जहाँ इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो जाती हैं, जहाँ इंडस्ट्रियाँ
डेवलप हो जाती हैं, उनको हम औद्योगिक बेल्ट कहते हैं। और जब औद्योगिक बेल्ट डेवलप हो गई है तो वहाँ लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तो लोग काम करने के लिए उधर आएंगे, यानी श्रमिकों और सेवा प्रदाताओं को यह तो आकर्षित करेगी, मजदूरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ऐसा ही एक उदाहरण है जापान में कोबो ओसाका क्षेत्र, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा घनी आबादी देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आर्थिक कारण। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने दो कारण पढ़े, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक। तीसरा कारक होता है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तीसरा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, अर्थात लोग अपने कल्चर में रहना पसंद करते हैं, जिस धर्म के जिस जाति के वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं, जिस संस्कृति के वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं। तो ये तीन कारक थे जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। क्लियर? हमने भौगोलिक कारकों को 4 भागों में बांटा है, इसी तरह से आर्थिक कारक। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @StudyAdvance रफ्तार। थैंक यू वेरी मच।